गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मल्ली और वल्ली का पहला जो स्टे था, पहली बार जहां वो रुके थे वो कौन सा था? हरियाणा जगह थी। अब नेक्स्ट डे, अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अगला स्टे उनका कहाँ पे है? जहाँ पे वो रुकने वाले हैं वो है अहमदाबाद। वहाँ पे कौन है? उनके पापा के मित्र हैं। कौन? घनश्याम भाई। वहाँ जाने के लिए वो क्या करते हैं? ट्रेन पकड़ते हैं। वल्ली अपनी मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। वल्ली क्या कहती है अपनी मामी को? कि आप हमारे लिए मीठी पूरी बना दें ताकि हम उसको यात्रा में खा सकें। वल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंदने में आपकी सहायता करूं? वल्ली कहती है कि आप गेहूं का आटा लगा रहे हो, क्या मैं उसको गूंथने में आपकी हेल्प करूं? मामी जी, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। मामी जी कहती है कि आटा गूंदने से पहले या फिर कोई भी पकवान व्यंजन तैयार करने से पहले हमें क्या करना होता है? आटे से चोकर को निकालना होता है। वल्ली, हम इसे कैसे करते हैं? अपनी मामी जी से पूछती है कि हम आटे में से चोकर कैसे निकालते हैं। मामी जी कहती है हम इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं। चालनी मतलब छलनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने इनके हाथ में भी देखी होगी कि हम ये जो आटे से चोकर निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं? चालनी का यूज़ करते हैं। चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.5 में दिखाया गया है। ये क्या होता है? चालनी के जो भी छिद्र बने होते हैं उसमें से आटे के बारीक कण जो होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं। बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कंकड़ चालनी में रह जाते हैं। जो चोकर होता है उसका जो साइज होता है वो आटे के पार्टिकल्स के साइज से, कण के साइज से बड़ा होता है, इसलिए चालनी में से आटा बाहर नीचे आ जाता है और जो चोकर और या फिर छोटे मोटे जो भी कोई और वेस्ट चीज़ होगी वो चालनी के अंदर रह जाती है। ध्यान से चालनी का अवलोकन करें। आपको ध्यान से इस चालनी को देखना है। सबके घरों में मिलेगी ये। क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के होते हैं? ये आप अपने घर पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, चालनी के सारे छिद्र एक ही आकार के होते हैं। यदि चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हों तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगी? अगर चालनी के, ये मतलब छालनी के जो छिद्र हैं छलनी के, अगर वो पदार्थ से बड़े हैं तो वो जो छानना प्रक्रिया है उसमें काम नहीं करेगी। तो आंसर लिख देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये छिद्र इतने हैं और जो हमें छानना है उसके जो साइज़ है, आकार है, इतना है, तो वो तो इसके अंदर से निकल जाएगा ना, तो हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वेस्ट हमें मिलेगा नहीं। हमें केवल जो चीज़ हमारे पास थी वो ऐसे की ऐसे मिलेगी। इसलिए जो चालनी के छिद्र है वो पदार्थ से बड़े नहीं होने चाहिए। आगे है, चालनी से गुजरने वाले कणों और चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? तो क्या होता है कि चालनी के जो कण हैं वो इतने हैं। अब जो चीज़ हमें, जैसे कि आटा, ठीक है, आटा और चोकर इसी को कर लेते हैं। जो आटा होता है उसके कण या तो इससे थोड़े से छोटे होंगे, ठीक है, और जो चोकर है उसके कण थोड़े से इससे बड़े होंगे। अब ये आसानी से क्या होगा? छन जाएगा इसमें से। तो क्या अंतर होता है कि ये जो कण होते हैं ये बड़े होते हैं चालनी के छिद्रों से, और ये जो कण होते हैं ये क्या होते हैं? चालनी के छिद्रों से छोटे होते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। जब आप दो जो ठोस मिश्रण होते हैं, जैसे ये आटा और चोकर जो हो गया ठोस हैं, ये जब इनको आप अलग अलग करें तो इनके दोनों के आकार भिन्न होने चाहिए। ठीक है, तभी हम इस चालन प्रक्रिया का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कल एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमने इसके साथ में नहीं किया था। वल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही, आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? अब बंद कमरे में हवा नहीं चल रही, इसलिए वो चावल से भूसी को अलग नहीं कर पा रही। उसके लिए क्या करना होगा? खिड़की खोलनी होगी और वहाँ ऐसी जो एक फ़ैन आता है उसको रख के हमें उसको हवा लगवानी होगी, जिससे कि हवा का रुख एक साइड हो सके और वहाँ हम चावल से भूसी को अलग कर सकें। ठीक है,
बंद कमरे में कोई हवा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ये प्रक्रिया नहीं कर पा रहे। वल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही। अब नेक्स्ट है, क्या आपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग होते देखा है? क्या आपने कभी, ये ज़रूरी नहीं कि यहीं पे आप रास्ते में ही देखें, निर्माण स्थल मतलब आपका घर बना होगा उस टाइम पे भी आपको चालनी, वो काफ़ी बड़ी सारी होती है, इस तरीके से किसी भी टाइप की हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है या फिर इस तरीके से रेक्टेंगल शेप हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो, ये बीच में नहीं आएगा, इस तरीके की होती है और इस चालनी में छोटे छोटे छेद होते हैं। किस तरीके के कि पत्थर, कंकड़ पत्थर जो है वो ऊपर रह जाए और जो रेत है वो, बजरी रेत जो है वो नीचे चला जाए, इस तरीके के होते हैं। आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो जहाँ कहीं भी निर्माण स्थल हो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जो पत्थर है वो ऊपर रह जाते हैं और जो मिट्टी है वो, बजरी है वो नीचे चली जाती है। तो ये क्या होगी, इसकी चालन प्रक्रिया हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद पहुंचने पर, जब वो अहमदाबाद पहुंचे तो वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं। कहाँ गए वो? साबरमती आश्रम गए, जहाँ वे नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। साबरमती आश्रम जाके उन्होंने क्या जाना? नमक सत्याग्रह के बारे में जाना। साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाएं और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था। आपको क्या करना है, ये पूछा गया है कि साबरमती आश्रम प्रसिद्ध क्यों है और दांडी यात्रा जो हुई थी, इस तरीके से आपको एक पोस्टर बनाना है और चर्चा करनी है कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था। तो इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था कि यहाँ पे जब हमारा देश गुलाम था 1930 में, तब क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने नमक पर कानून लगा दिया था, क्या टैक्स लगा दिया था। और नमक तो हम इंडियन सभी खाते हैं खाने में, इसका मतलब है अगर उन्होंने टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, तो नमक जो है वो महंगा हो जाएगा। बस इसीलिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, नमक पर जो ब्रिटिश सरकार एकाधिकार चाहती थी और जो टैक्स लगाया था उसी को हटाने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि यहाँ से आश्रम से लेके और एक यात्रा चलाई, कहाँ तक? साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करी और समुद्र पे जाके उन्होंने नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा। और ये जो उन्होंने किया, इससे क्या मिला? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिल गई इससे, ठीक है। कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 6 अप्रैल, ठीक है, इस दिन क्या किया था उन्होंने? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया था। अब आपसे पूछा भी ये भी गया है कि साबरमती आश्रम प्रसिद्ध क्यों था। साबरमती आश्रम जो है वहाँ पे गांधी जी रहते थे, जिन्होंने अहिंसक आंदोलन का केंद्र बनाया उसको। गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसक आंदोलन वहीं से उन्होंने, उसका केंद्र था और यहीं से क्या किया, दांडी यात्रा स्टार्ट की, ठीक है। इतना ही करना है आपको। मल्ली पूछता है नमक कहाँ से प्राप्त होता है। अब मल्ली के दिमाग में ये सवाल आता है कि नमक मिलता कहाँ से है? समुद्र जल से। घनश्याम भाई उत्तर देते हैं, तो उनके जो पापा के दोस्त हैं वो उनको जवाब देते हैं कि नमक समुद्र के जल से बनता है। समुद्र जल पानी में घुले विभिन्न लवणों और एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण है। समुद्र का जल जो है वो, उसमें कई तरीके के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, लवण प्रेजेंट है और अन्य पदार्थ जो होते हैं वो मिले हुए रहते हैं, ठीक है, उसी का मिश्रण है। तो इसीलिए समुद्र का पानी आप सीधे नहीं पी सकते, ठीक। सीधे मतलब उसमें गिलास में पानी लेके उसको सीधे नहीं पी सकते हो आप, ठीक है। प्रोसेस के थ्रू उसको पहले ठीक किया जाएगा, पीने लायक बनाया जाता है, उसके बाद आप पी सकते हो उसको। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है, जहाँ यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। क्या करते हैं, इस तरीके से गड्ढे बनाए जाते हैं और इन गड्ढों में समुद्र का पानी भरा जाता है, ठीक है। जब ये वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे धूप और हवा के संपर्क इनसे बन सके, ताकि धूप से पानी का इवेपोरेशन, वाष्पीकरण हो सके और हवा से भी पानी का वाष्पीकरण हो सके। जहाँ हवा तेज चलेगी वहाँ पे
वाष्पीकरण तेज होगा, जहाँ धूप लगेगी वहाँ पे भी वाष्पीकरण तेज होगा, जिससे पानी जो है वो उड़ के ये हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में चला जाए और यहाँ पे हमें खाली नमक मिल जाए। अब कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। कुछ दिनों में जो पानी है वो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है और हमारे पास क्या बच जाता है, ये नमक बच जाता है। फिर लवण के इस मिश्रण को शोधित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अब इसमें कई तरीके के लवण हैं, कोई और पदार्थ भी मिश्रित है, तो अब इसको क्या किया जाएगा, ये जो नमक मिला इसको साधारण नमक में बदल दिया जाएगा, जो हम लोग खाने में मिला के खाते हैं। ठीक है। भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाएं जिनमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत क्या है, राजस्थान में सांभर झील। अब ये पता लगाना है कि जो नमक खाते हैं वो साधारण नमक है। ठीक है। ये कई जलाशयों में पाया जाता है, जिसमें से एक आपको एग्जाम्पल दिया है, क्या, राजस्थान में जो सांभर झील है उसमें साधारण नमक पाया जाता है। तो दूसरे जलाशय आपको बताने हैं कि कहाँ कहाँ जो साधारण नमक है वो पाया जाता है भारत में, ना कि वर्ल्ड में। ठीक है, भारत में पूछा गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे एक चिल्का लेक है उड़ीसा में, चिल्का झील, और दूसरी कौन सी है, पुलिकट बोल सकते हैं, इसमें भी साधारण नमक है, पुलिकट झील। एक है रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण। ठीक है, ये हैं आपके पास 3 झीलें, और भी हैं जो कि आप खुद पता लगाएंगे कि कौन कौन सी झीलें हैं और जिसमें साधारण नमक मिलता है। 3 मैंने आपको बता दी है, चौथी ये सबसे बड़ी है, कौन सी, सांभर झील। आइए हम स्वयं क्रियाकलाप करके पता लगाएं कि नमक में विलयन से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। नमक विलयन मतलब नमक पानी में जो घुला होता है उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, उस पानी में से नमक को। जैसे समुद्र का जल है ना, वैसे ही नमक का जो घोल होता है उसमें से हम नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। क्रियाकलाप क्या है, 9.2। एक कटोरी या कोई भी पात्र लें और उसे जल से आधा भर लें। ठीक है, कटोरी ले लें आप, पतीला लें, जो भी लें, उसको आधा जल से भर लें। कटोरी में जब आप जल भरेंगे तो नमक कम मिलाना पड़ेगा, पतीले में करेंगे तो नमक आपको ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डालें। अगर आपको 2 से 3 चम्मच नमक डालना है तो आप एक कटोरी ले लें। ठीक है, तो 2-3 चम्मच इसमें नमक डाल दें और तब तक हिलाते रहें जब तक वह घुल कर विलयन ना बन जाए। जब तक आप इसको हिलाएं तब तक आपको नमक दिखना बंद ना हो जाए। आपको पता है नमक कैसे घोलते हैं, तो आप इजीली कर लेंगे इसको। आपको हिलाते रहना है जब तक कि पूरा नमक इसमें से ख़त्म ना हो जाए, मतलब पूरा घोल ना बन जाए ये नमक का। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें और उस पर नमक के इस विलयन की कुछ बूंदें डालें। क्या करना है आपको, काले रंग का, डार्क कलर, गहरे रंग का लेना है। अगर आप सफ़ेद लेंगे तो नमक भी सफ़ेद होता है तो आपको इजीली दिखेगा नहीं, उसमें हल्की सी परत आएगी। तो आपको क्या करना है, काले रंग का लेना है, मोटा कोई कागज़ गहरे रंग का, इस तरीके से लेना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको इस तरीके से कुछ बूंदें डालनी है। आप इस नमक के विलयन से कागज़ पर अपने पसंद की कोई कलाकृति भी बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है बूंदे ही डालने, आप इस तरीके से फिश भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको कलाकृति करनी हो आप कर सकते हैं उस पानी से। इसे सूखने दें और अवलोकन करें। इसके बाद इसे क्या, सूखने दिया, ये देखो यहाँ ऐसे डाल दिया, इसको सूखने दिया तो ये आपको सफ़ेद सफ़ेद कुछ परत दिखाई दे रही होगी। ये क्या है आपका, जब आप इसको टच करके देखेंगे तो ये है नमक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम नमक के विलयन से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको पानी में जो घुला हुआ है इसको किसी डार्क कलर के कागज़ पे रखेंगे इस पानी की बूंदों को, और फिर क्या होगा, हमें वाष्पीकरण का प्रोसेस होगा, हमें क्या मिल जाएगा, इसमें नमक। खुद से सूखने देना है इसको। ठीक है, क्या आपने कभी गर्मियों के समय गहरे रंग के कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे देखे हैं। ये धब्बे कैसे बनते हैं, आप देखोगे जब आप गर्मी के टाइम में अगर गहरे रंग के कपड़े पहने तो आप इजीली उस पर देख सकते हो, क्या, जो आपकी जो साइड में होती है, बगल जिसको बोलते हैं, कांख जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे पसीने हमें ज़्यादा आते हैं, या फिर जिसको पसीने वैसे ही ज़्यादा आते हैं तो आप उसके शर्ट पे
वो जो निशान है वो देख सकते हैं। जब वो सूखेगा तो आपको हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा कि वो क्या है, हमारी बॉडी से निकला हुआ पसीना, जिसमें भी क्या होता है, सोल्ट होते हैं। ठीक है, क्या आपको कागज़ पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है कि कागज़ पर क्या बचा है? अब ये पूछा है आपसे यहाँ पे कि कोई धब्बा आपको दिखाई दिया? अगर दिखाई दिया है तो ये कागज़ पर क्या बच गया? कागज़ छूकर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। जब आप इसको टच करेंगे तब आपको महसूस होगा कि ये नमक है। पानी कहाँ लुप्त हो गया? ये जो पानी हमने यहाँ पे डाला था ये कहाँ चला गया? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय का स्मरण करें। आपने जल की विविध यात्राओं की अवस्था मतलब ये जल जो है, पानी, ठोस, द्रव, गैस, इस तरीके की अवस्था हमने पढ़ी है। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे की जांच करें। क्या होगा इसमें कि ये जो जल है, जब हमने इसको गहरे रंग पे के कागज़ पे जल की कुछ बूंदें डाली, विलेन की कुछ बूंदें डाली, तब ये वाष्पीकरण होकर एनवायरनमेंट में चले जाएगा पानी, और नीचे क्या रह जाएगा, यहाँ पे नमक रह जाएगा। तो यही प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब ये भी पढ़ लेते हैं। समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जो ये आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेद में ये आपने देखा होगा, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधों के कुछ पार्ट्स, किसी में जड़ यूज़ की जाती है, किसी में पत्ते यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि प्राय इन सामग्रियों को छाया में सुखाते हैं। आपने देखा होगा कि पाउडर बना के देते हैं। तो क्या किया जाता है कि ये जो पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों के जो भी भाग होते हैं उनको सबसे पहले छाया में सुखाया जाता है, धूप में नहीं, छाया में। ठीक है, ताकि उनमें जो भी मौजूदा हमें जो चीज़ें चाहिए वो एज इट इज़ रहें, वो इधर मतलब कि खराब ना हो। इस प्रक्रिया के में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। इसको छाया में सुखाने से क्या होता है, वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है, जिससे जो जल होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है, वो वाष्पीकरण हो जाता है, और हमारे पास क्या होता है, औषधि का वो सूखा हुआ पार्ट हमें मिल जाता है, जिसको पीस के पाउडर बनाया जाता है, या अलग अलग तरीके से जो भी होता होगा। अब हमें करना है विलेन में से नमक को अलग। किस तरीके से, ये आप अपनी लैब में, चीनी मिट्टी का ये बर्तन है, ये डिश है, जो कि आपको लैब में मिलेगी, आपके घर में भी हो सकती है। ठीक है, यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आपके जो टीचर हैं वो आपको ये करके दिखा सकते हैं। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलेन लें। आपको क्या करना है, नमक का घोल जो हमने बनाया था वैसे ही आपको वहाँ पे बनाना है, और ये जो चीनी मिट्टी की डिश है इसमें रखना है। यदि चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य उपयुक्त पात्र का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, लैब होगी तो ज़रूर मिलेगी। अगर फिर भी नहीं है तो आप किसी और पात्र का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ी कटोरी ले ली, ठीक है, या फिर ये जिस साइज़ की है उस साइज़ से आप अपनी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। इसको पकड़ने के लिए अलग से चिमटे आते हैं, उनका यूज़ करें, या क्योंकि ये गर्म ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, गर्म तो सारा ही होता है, लेकिन इसको पकड़ने की आपके पास कुछ और हैंडल नहीं लगा है तो आप अपने टीचर के साथ में इसको करें। नेक्स्ट है, इसे गर्म करें और जल उबालकर उड़ जाने दें। गर्म करेंगे तो जब पानी जो है वो उबल के उड़ जाएगा, वाष्पीकरण की प्रोसेस हो जाएगी, जैसा कि चित्र 9.8 में दर्शाया गया है। चीनी मिट्टी की डिश को ठंडा होने दें। उसके बाद में क्या, उसको ठंडा होने दें, गरम गरम को नहीं पकड़ना, ठंडा हो जाने दें। आप क्या देखते हैं, चीनी मिट्टी की डिश में क्या बचा है? आप क्या देखेंगे कि जो चीनी मिट्टी की डिश है उसमें नमक मिलेगा, खाली पानी उबल कर उड़ जाएगा। क्या आपको नमक वापस प्राप्त हुआ? तो लिख देंगे हाँ। आप चीनी मिट्टी की डिश में नमक की उपस्थिति को अपनी उंगलियों से रगड़कर महसूस कर सकते हैं। आप उसमें अपनी उंगली से रगड़ के महसूस करेंगे कि इसमें नमक है। ठीक है, चीनी मिट्टी की डिश को गर्म करते समय सावधान रहिए। सावधानी आपको हर चीज़ में रखनी है, केवल चीनी मिट्टी की डिश में ही नहीं, आप कोई भी पात्र का यूज़ करेंगे आपको उसमें ये ध्यान रखना होगा कि कभी आप उसको गर्म को ना पकड़ें। ठीक है, अब
क्या कोई ऐसी विधि है जिससे मैं नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ? क्या कोई ऐसा है, क्या ऐसी विधि है जिसमें मुझे नमक भी मिले और पानी भी मिले? मैं पानी को भी वेस्ट नहीं करना चाहता और नमक को भी वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे है, चित्र का अवलोकन करें। क्या यह प्रश्न का उत्तर देता है? ये जो चित्र है, क्या ये चित्र आपको इस प्रश्न, ये जो बच्चे ने प्रश्न किया है, इसका जवाब आपको मिलता है? क्या आप इससे संबंधित प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं? इसमें जो भी प्रोसेस यूज हुआ, क्या आप उस प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, केटली, जिसमें आप जो विलेन है उसको पूरा गर्म करें। ठीक है, अच्छे से गर्म हो जाएगा। ये नीचे गैस पे ही रखी है ये, ठीक है, गैस पे रखें इसको, जो भी विलेन आपने बनाया नमक और पानी का। फिर क्या करना है, ये केटली है, देखो ऊपर से बंद है, एक सिरा इसका खुला है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक प्लेट, ढक्कन लगाना है। ढक्कन वो लें जिसके ऊपर से वो पकड़ने का हो, ताकि आपका हाथ जले नहीं। ठीक है, प्लास्टिक का होता है ये, आपका हाथ जलेगा नहीं। यहाँ पे आप एक कंटेनर लें, एक पात्र ले लें बड़ा थोड़ा, ताकि हम पानी को बूंद बूंद करके, यहाँ से पानी पड़ेगा, बूंद से थोड़ा ज़्यादा भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये देखो, केटली का जो ये सिरा है, यहाँ से आपको भाप बन के पानी निकलेगा। आपको यहाँ पे ये जो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे संघनित प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा ठीक से। थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर दूँ। अब देखो, ये क्या है, केटली। ये पहले यूज़ होती थी चाय की दुकान, चाय जहाँ बनती है आज भी वहाँ पे ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से गैस पे रखना है, इसको पानी उबलने देना है। और फिर यहाँ से जो पानी ये जो भाप बन के निकल रहा है, इसको आप किसी ढक्कन, किसी प्लेट, कोई ऐसा बर्तन ले, कुछ ऐसी चीज़ लें जिसको आप ऐसे हाथ से पकड़ सकें। ठीक है, ताकि आपका हाथ ना जले। तो ये जो जल वाष्प आए हैं, ये इसको क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। ठीक है, और ये भाप जो है वो पानी बन के यहाँ इस कंटेनर में गिरना स्टार्ट कर देगी, छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से। और यहाँ पे क्या होगा कि जो पानी है वो यहाँ मिल जाएगा हमें, बाकी जो यहाँ पे नीचे क्या बन गया, नमक मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपसे पूछा गया है। इससे आपको दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, यहाँ आपको पानी मिलेगा और इसके अंदर आपको नमक मिल जाएगा। तो इस जो प्रोसेस का नाम है, 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले। अब ये जो प्रक्रिया ये वाली है, इसको क्या बोलते हैं, आश्वन विधि, आश्वन प्रक्रिया। ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या हो गया, आश्वन प्रक्रिया से आप नमक और पानी दोनों को ही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।